Assalamu alaikum, class 10th, how are you? Hope all of you are fine. Unfortunately, we don't get your new edition yet. Clear? अभी हमारे पास next new edition जो है that is not available in the market. So we will inshallah try to get our new book within a day or two. और जो ही we will get our new book, inshallah we will provide you with the photocopies of those chapters, because maybe in market for students it will not be available within 2 or 3 months या within a month or two. तो मार्केट में वो शायद अभी ना आए फॉर यू, लेकिन हम उसकी कॉपी जो है वो बोर्ड से इंशाल्लाह मंगवा लेंगे, और जो ही वी विल गेट द बुक तो हम आपको फोटोकॉपी उसकी प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस बुक। मैं आपको पुरानी किताब से एक टॉपिक करा देती हूँ। जनरली आई होप कि ये टॉपिक जो है ये नई किताब में भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज we are following the same constitution, that is a constitution of 1973. 1973 का जो constitution है that is our running constitution for our country, that is a running constitution of Pakistan, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, that is a constitution of 1973। और पाकिस्तान में जब से आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बनाए हैं आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। और एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने के टाइम वी वर फॉलोइंग द constitution of British government, that was the act of 1935। ठीक है, at the time of the creation of Pakistan we were following the British set of rules and regulation that was supposed to be a Government of India Act 1935। ठीक है, then when we got independence, जब हम आजाद हो गए, जब हमें आजादी मिली, तो उस वक्त हमने स्ट्रगल शुरू की फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने अपनी एफर्ट्स जो थी वो शुरू की, सो दैट पाकिस्तान could have its own set of rules। ठीक है, उससे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस के साथ वी वर फॉलोइंग। क्लियर, हम उसको कुछ चेंजेस के साथ फॉलो कर रहे थे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि ब्रिटिशर्स का था। सो 1947 के बाद आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वी स्टार्टेड आवर स्ट्रगल टू हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, एक ऐसी असेंबली बनाई गई जो कि मुल्क के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो थे और लॉज जो थे वो फॉर्म्युलेट करेगी। ठीक, उसके बाद 1956 में हमने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया। सो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज
prepared in 1957. It was implemented in 1957. तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करता था, दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बनाया था। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था तकरीबन 2 साल 7 माह तक इम्प्लीमेंटेड रहा। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। फिर हमने पाकिस्तान के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। वो 1962 में बना और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था उसको रिप्रेजेंट करता था। उसमें पावर का जो दारोमदार था वो प्रेसिडेंट के ऊपर था, प्रेसिडेंट के पास था। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर हमने 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी फॉलो हो रहा है और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, there are certain aspects of this constitution और इस constitution के जो major aspects हैं वो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। I hope कि ये topic काफी important है और that will be included in your next book। ठीक है, इसलिए मैंने ये चूज किया है कि ये टॉपिक जो है मोस्ट प्रोबेबली this topic will be included in the inshallah in the new book also। हमारी नई किताब में I hope कि ये टॉपिक जो है that will be included। ठीक है, तो जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था that was the most appropriate and most popular constitution, so that इतने अरसे से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम इसको इस्तेमाल यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें इसके बेसिक जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन योर टॉपिक। जो की एस्पेक्ट्स हैं ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इंक्लूडेड इन योर बुक। और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीएम्बल है। नाउ व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल मींस इंट्रोडक्टरी पेज, इंट्रोडक्टरी लाइंस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन। जो प्रीएम्बल होता है उसको हम कहते हैं किसी भी किताब का जो शुरू होता है, इफ्तिताहिया होता है, जिससे कोई भी चीज शुरू होती है, दैट इज सपोज टू बी अ प्रीएम्बल ऑफ दैट बुक। जिस तरह कुरान पाक को हम कहते हैं कि कुरान पाक का जो प्रीएम्बल है दैट इज सूरह फातिहा। ठीक है, जो शुरू होता है किताब जिस टॉपिक से, जिस चीज से, उसको हम उस किताब का, उस चीज का प्रीएम्बल बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसका प्रीएम्बल भी था। और लाइक दी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान और अदर कॉन्स्टिट्यूशंस थे 56 और 62 का, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी दैट हैड बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ 1973 एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो सॉवरेनिटी है, हाकमियत है, दैट बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। और अब हम एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमने क्लास 9 में पढ़ा था आप लोगों ने कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो पास हुई थी और उसमें ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे कि हमने जब एक मुल्क हासिल किया है तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, किस तरह हम लेकर चलेंगे अपने मुल्क को।
तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक बहुत बड़ा जो स्टेप था वो ये था कि हमारा मुल्क जो है वो इस कुरान की रोशनी में चलेगा और हाकमियत जो है, सॉवरेनिटी जो है, वो किसी इंसान की, किसी एक पर्सन की, किसी एक ग्रुप की नहीं होगी, बल्कि sovereignty will be अल्लाह's राइट। अल्लाह ताला जो है वो इस्लाम की रूह से हाकिम आला है, सॉवरन है। और जो हमारे मुल्क में लीडर्स आएंगे, जो सॉवरन्स आएंगे, वो फॉर द टाइम बीइंग होंगे, टेम्पररी होंगे, और वो उस वक्त तक काम करेंगे जब तक कि अल्लाह ताला उनको ये पावर दिए रखेगा। और हम ये समझेंगे कि ये पावर जो है ये अल्लाह ताला की अमानत समझकर हमारे लीडर्स और हमारे रूलर्स जो हैं उनको वो एंजॉय करेंगे। ठीक है। और जो यूज करेंगे, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लोगों के, दैट representatives would use their powers as a sacred bond within the limits of Quran and Sunnah। और वो लोग जिनको टेम्परेरली ये एजाज मिलेगा, ये स्टेटस मिलेगा, ये सीट मिलेगी, वो लोग विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना वो इसको इस्तेमाल करेंगे कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास हाकमियत आ गई है, हम रूलर्स बन गए हैं, तो हम जिस मर्जी तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ये नहीं होगा। बल्कि वो अपनी पावर्स को विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय कुरान एंड सुन्ना इस्तेमाल करेंगे। और वो ये समझेंगे कि ये हमारे पास पावर जो है ये मुकद्दस सेक्रेड अमानत है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, it was made a regular part of 1973 constitution through an amendment in 1985। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट रेगुलर पार्ट बना दिया गया। और जो किस तरीके से बनाया गया, पहले वो नहीं था, लेकिन 1985 में एक अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट होता है चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की गई और उसमें ऐड कर दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको ऐड किया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। बाज़ ममालिक ऐसे होते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होता है, जिस तरह हमारा इंग्लैंड है, ब्रिटिश है, रिटन है। तो ब्रिटिशर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सपोज टू बी अ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह ये भी एक लिखी हुई डॉक्यूमेंट थी। और जाहिर है ये कोई एक पेज या 2 पेज या 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, इसके काफ़ी पार्ट्स हैं। और हम अगर कहें एक्यूरेट बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 is comprised of 280 आर्टिकल्स हैं, 280 शिक्के हैं उसमें,
12 इसके पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, और 6 जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, जो जुडिशरी के रिकॉर्ड्स होते हैं वो इसमें 6 हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी दूसरी जो मेजर एस्पेक्ट है, मेजर फीचर है, वो ये है कि वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट इज के थर्ड पॉइंट इज कि जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारी इस बुक में, पुरानी बुक में बहुत आता था शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स में ये आपको अब भी आ सकता है इफ दिस टॉपिक विल बी इंक्लूडेड इन द बुक। तो ये जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट आंसर्स में बहुत ज्यादा आता है। क्लियर? तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है पुराने कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया एज अ फेडरल स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान को कहा गया कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसके पास, जिसका सेंटर जो होगा उसको हम फेडरेशन, ये फेडरेशन है, और इसके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और बाकी का काम जो है वो प्रोविंसेस अपने काम खुद करेंगे, लेकिन उसके ऊपर चेक जो होगा वो फेडरल गवर्नमेंट का होगा। और फेडरल गवर्नमेंट जो थी उसमें क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या पोर्शंस, कौन कौन से विंग्स जो थे हमारे पूरे मुल्क के वो एडिड थे। उसमें फेडरल कैपिटल था, कुछ ट्राइबल एरियाज थे, और जिनको हम फाटा कहते हैं, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड जो है ट्राइबल एरियाज होते हैं वो थे, और एक फेडरल कैपिटल था जिसको हम इस्लामाबाद कहते हैं, जो हमारा सेंटर है, उधर से हमारे मुल्क को कंट्रोल किया जाता है। और तमाम प्रोविंसेस जो हैं दैट दीज प्रोविंसेस आर आल्सो checked and controlled by the central government. Clear? Now fourth point is semi-rigid constitution. Now what is semi-rigid constitution? Semi-rigid constitution is that constitution जो कि that is not a, that follows a medium form for its alteration, for its changes, for its amendment. जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो होते हैं बहुत सख्त कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हम बात करें उनकी चेंज के बारे में, उनकी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होती है चेंज करना, बदलना। if we want to see change something from the constitution, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है कि हम पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकें। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जिसमें चेंज करने की गुंजाइश ना हो किसी भी आर्टिकल को, तो दैट इज सपोज टू बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। वो नॉट वेरी टफ टू चेंज और नॉट वेरी इजी, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत इजी, आराम से जिसका दिल किया जो मर्जी चेंज कर ले। तो जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ना ही बहुत आसान है। इफ वी वांट टू मेक सम चेंज, इफ वी वांट टू अमेंड इट। ठीक है, और क्या प्रोसीजर है फॉर amendment in the constitution, for change in the constitution, के 2/3 मेजोरिटी जो है पार्लियामेंट की 2/3 मेंबर्स जो हैं वो, पार्लियामेंट में क्या क्या चीज एडेड है, नेशनल असेंबली प्लस सेनेट। तो नेशनल असेंबली और सेनेट की जो 2/3 मेजोरिटी है, 2/3 अक्सरियत है, वो चाहिए होती है अगर हम
कॉन्स्टिट्यूशन में if we want to make any change, so what we need 2/3 majority of the parliament, means कि हमारा नेशनल असेंबली और सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनकी 2/3, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी है तो वो इनफ होती है फॉर एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल लैंग्वेज। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज नेशनल लैंग्वेज। तो उर्दू जो थी दैट हैड बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उर्दू थी उसको डिक्लेयर किया गया एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो थी वो उर्दू को कहा गया। और इन द पीरियड ऑफ 12 years, 12 साल का जो इससे पहले, 15 साल का जो इससे पहले का पीरियड था, उसमें बहुत कोशिश की गई, बहुत अरेंजमेंट्स की गई कि हम उर्दू को implement कर दें as the official language, but during this period English will be used as the official language, लेकिन unfortunately we couldn't do that before the 1973 constitution। हम 1973 तक इंग्लिश को ही यूज करते रहे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सरकारी जुबान थी उसमें उसको हम उर्दू की बजाय इंग्लिश ही को यूज करते रहे। दिस कुड नॉट बी पॉसिबल सो फार, ठीक है, लेकिन अब भी हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी उर्दू हो जाए, लेकिन अभी भी हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरली जब मुल्क इस्लामिक है, जब हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, क्रिएट किया है, तो उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी जो हैं वो इस्लामी होंगे, वो भी इस्लामिक होंगे। क्लियर? तो इस्लाम जो है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सरकारी मजहब है उसको इस्लाम डिक्लेयर किया गया। इस्लाम को मुल्क का सरकारी मजहब जो था वो करार दिया गया। सरकारी जो मजहब था वो इस्लाम को कहा गया और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल फॉर द प्रेजेंट। और एक बात क्लियर कर दी गई कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी होगा वो नेसेसरीली मुसलमान होगा। मुसलमान के अलावा कोई भी शख्स जो है वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। क्लियर? और जो ऑफिशियल नेम था मुल्क का उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो था वो करार दिया गया। मुल्क का इस्लामिक नाम जो था वो दैट वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? तो ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड Islamic Republic of Pakistan in the Constitution of 1973, and the Constitution of 1973 encourages the practice of Islamic ways of life, Islamic mode of life। 1973 के Constitution में जोर दिया गया कि हम इस्लाम को अपना कोड बना लें, अपने लिए एग्जाम्पल बना लें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इस्लामिक इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। लोग जो हैं, शहरी जो हैं, इस्लाम को कोड ऑफ लाइफ बना लें, अपनी ज़िंदगी गुजारने का असूल बना लें। और जो स्टेप्स थे वो
लिए गए ताकि जो गैर इस्लामिक बातें थी, जिस तरह सूद था, इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। ज़कात, औकाफ एंड उशर विल बी एनफोर्स्ड। और मुल्क में जो डिफरेंट सिस्टम्स थे इस्लामिक के, ज़कात देंगे लोग, ऑल द बैंक, स्केड्यूल्ड बैंक्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाउंड है टू डिडक्ट ज़कात फ्रॉम द वेल्थ ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, उस तरह उशर जो होता है वो, जिस तरह ज़कात जो है वो पैसे पे और जेवर से ली जाती है, अपनी वैल्यूएबल्स पे ली जाती है, उसी तरह उशर जो होती है दैट इज फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जो आपकी ज़राई शोबा होता है, जो आपकी ज़राअत होती है, आपकी फसलों वगैरह से आपको पैसा आता है, उसके ऊपर जो है वो उशर काटा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक और चीज दैट वाज इंक्लूडेड इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि हमारी अदलिया, हमारी अदालतें, हमारे जजेस, all of them will be free from the pressure of government, free from the pressure of any influential personalities। और गारंटी किया गया कि जो हमारी अदलिया, जुडिशरी जो है दैट विल बी इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद होगी, और दैट जुडिशरी विल डिसाइड द मैटर्स independently without any pressure। और जजेस जो थे those were paid handsome salaries, उनको बहुत अच्छी पेज दी गई और उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, that had been provided with the job security, ताकि वो किसी के प्रेशर में आप पैसों के लिए आके गलत काम ना करें। ठीक है, और जुडिशरी हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो हमारी एग्जीक्यूटिव थी, जो हमारी इंतजामिया थी, जिस तरह जो हमारी गवर्नमेंट को एक्टिवली रन कर रहे हैं लोग, उनसे उनको आज़ाद किया गया और उनको ये इंश्योर किया गया जजेस को कि वो अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर वो उसको जो है वो कर सकें फुलफिल। ठीक हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज parliamentary constitution. Next point, that is point number 8, is parliamentary constitution. This term had also been included in the constitution कि हमारा constitution जो होगा that will be parliamentary। हमारा parliamentary form of government वो form of government होता है जिसमें prime minister जो होता है उसके पास rules and regulations, जिसके पास पावर्स ज्यादा होती है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है दैट एंजॉयज मोर पावर देन द प्रेसिडेंट। और 5 सालों के लिए फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years नेशनल असेंबली काम करती है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसमें जो मुल्क का हेड होता है, जो सरबराह होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट इज सपोज टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। वो पूरी मुल्क को चेक कर रखता है, पूरी मुल्क के ऊपर चेक रखता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। और प्राइम मिनिस्टर इज सपोज टू बी द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हेड होता है। पूरी जो मशीनरी है, पूरी जो गवर्नमेंट है, जो एक्चुअल गवर्नमेंट काम कर रही है, एक्चुअल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की, एक्चुअल डिसीजंस व्हिच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक, द एक्चुअल
रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मुलेशन, सुपरविजन, हर चीज गवर्नमेंट करती है फॉर द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर. एंड प्रेसिडेंट जो है दैट इज सपोज टू बी द हेड ऑफ द स्टेट. जो बड़े बड़े काम होते हैं, जो 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 जिसमें पूरा मुल्क इन्वॉल्व होता है, ओनली गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, जिसमें दूसरे मुल्कों के साथ उनके सरबराहान के साथ मिलना, उनके साथ जो पॉलिसीज हैं उनको शेयर करना, एंड टू चेक द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. सो प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है, वो चेक करता है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की वर्किंग को चेक करता है प्रेसिडेंट. ठीक है, तो एक्चुअल वर्कआउट जो है वो कौन करता है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि वो अपनी टीम बनाए और अपनी गवर्नमेंट को चलाए. और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली. और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज मिलके. और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको नेशनल असेंबली के मेजॉरिटी वोट्स जो है उससे इलेक्ट किया जाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है that was declared in the Constitution of 1973, that this Constitution has a supremacy in the government. उसके पास supremacy होगी, और कोई शख्स, if any person tries to abrogates, tries to finish it, tries to demolish it, tries to deteriorate it, abrogates it, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेगा और कोशिश करेगा तोड़ने की, तो उसको गद्दारी का जो है और मुकदमा चलाया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा, सेंटेंस विल बी डेथ. उसको डेथ सेंटेंस जो है, डेथ पनिशमेंट जो है वो अलॉट की जाएगी. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और देयर वर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो मुल्क में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिटिमेट इदारे कंसिडर किए गए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस, उनको सेटअप किया गया. लाइक कौन से जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बनाए गए, काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बनाया गया जो मुल्क के लोगों के इंटरेस्ट्स, जो कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, उनको चेक रखेगा और उनको फॉलो करेगा. उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई गई, नेशनल फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया. क्लियर? और दीज इंस्टीट्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. और जितने भी मुल्की मुल्क नेशनल इंटरेस्ट्स के काम होंगे वो ये इदारे जो है वो चेक करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज बायकैमरल लेजिस्लेचर. बायकैमरल लेजिस्लेचर मींस अ लेजिस्लेचर होता है टू लेजिस्लेट. उसका क्या काम होता है? लेजिस्लेट. उसका काम होता है बनाना, एनैक्ट करना, टू लेजिस्लेट लॉज. लॉज को बनाना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉज को एनैक्ट करना, वो लेजिस्लेचर का काम होता है. तो वो लेजिस्लेचर विच हैज टू हाउसेस, उसको बायकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं. कौन से टू हाउसेस? नेशनल असेंबली एंड सेनेट. और वो लेजिस्लेचर जो यूनिकैमरल होती है, दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ वन हाउस, और वो जनरली नेशनल असेंबली होती है.
So parliament जो थी that was consisted of two houses, upper house is called Senate, lower house is National Assembly, और प्रोविंसेस जो हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई सेनेट में, जो कि एक परमानेंट हाउस है और उसको 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और उसके 106 मेंबर्स हैं. सो सेनेट हैज 106 मेंबर्स, नेशनल असेंबली हैज 342 मेंबर्स. और अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ पार्लियामेंट की क्या है, तो फिर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड अप करेंगे, बिकॉज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउसेस. तो जो नंबर ऑफ हाउसेस हैं दोनों, सेनेट प्लस नेशनल असेंबली, उन दोनों को जब हम काउंट करेंगे तो वो बन जाएंगे 446. ये क्वेश्चन बहुत आता है. एट टाइम्स दे आस्क the total strength of Senate, at times they ask for total strength of National Assembly, लेकिन sometimes they ask for the number of Parliament. जब वो number of Parliament मांगेंगे तो इसका मतलब है they demand the number of both the houses. तो आपने दोनों houses के total number लिखने हैं. Clear? Now fundamental rights. Last point is fundamental rights. Fundamental rights कौन से rights होते हैं? वो rights होते हैं बुनियादी rights, जो basic rights हैं. जिस तरह खाने के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, आप पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह किसी भी मुल्क का शहरी कुछ राइट्स होते हैं जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता. उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. और तमाम शहरियों को बेसिक राइट्स दिए गए और मेक श्योर किया गया कि कोई भी, इवन चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ ही क्यों ना हो, किसी भी शख्स से उसके राइट्स को ना छीने, इन्फ्रिंज ना करे, डैमेज ना करे. सो एवरीबडी कैन एंजॉय द फुल राइट्स which has been given by the government of that country to its students. Clear? Now this is the end of our today's lecture. Inshallah in next class, if we will get a book, so we will inshallah start our new book. And unfortunately if we don't get a book, तो then इंशाल्लाह इसी तरह कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि उम्मीद होगी कि इन